2011 से 12 के बीच में मैंने एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की किताबें हैं उनको पढ़ा, और हम्म। जिनमें मुझे लगा कि कुछ डिस्टॉर्शंस हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए मैंने एनसीईआरटी को लगभग 110 आरटीआई एप्लीकेशंस लगाए। सिर्फ मुगल नहीं, जितने भी मुस्लिम थे उन सबको एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई किया हुआ है, कि जितने हिंदू राजा हैं उनको ऐसे दिखाया कि जैसे उनके अंदर तो कोई कुछ विशेषताएं थी ही कुछ। नहीं। फिर एनसीईआरटी को भी आरटीए लगानी पड़ी कि आपने क्या किया उस पिटिशन का। तो हम्म। उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि हमने जेएनयू में भेजी है, क्योंकि जेएनयू के हिस्टोरियंस ने ये किताबें लिखी हैं। इसमें कैसे? स्पेसिफिकली जो टारगेट कर रहे हैं, एक टारगेट करते हैं वो कि ये देश यूनाइटेड नहीं था, इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि 47 के बाद बना है, पहले तो ये देश यूनाइटेड था ही। दूसरा जो नैरेटिव ये बनाते हैं एनसीईआरटी किताबों में से, वो है हम्म। कि जो ब्राह्मण हैं वो आर्य थे, बाहर से आए थे, वो डायरेक्टली हाँ। नहीं डाल रहे, इनडायरेक्टली डाल रहे हैं। और हम्म। तीसरा जो काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र लिखे गए थे, हम्म। वो लोअर कास्ट का शोषण करते थे, और मनुस्मृति को इन्होंने काफी टारगेट किया है, और हम्म। महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता था। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे नीरज अत्री जी से, जिन्होंने एनसीईआरटी की डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री जो यूपीए के टाइम से चल रही थी और अभी भी 6 साल होने के बावजूद भाजपा सरकार के उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, तो इन्होंने लगभग 110 आरटीआईज लगाए हैं एनसीईआरटी से पूछने के लिए कि आप जो ये मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये जो बेहूदगी एक तरह से हो रही है इतिहास पढ़ाने के नाम पे, छठी के बच्चों को, सातवीं के बच्चों को, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को, जहाँ पे दलित महिला का शोषण करने वाला, भारत के हर एक अंग प्रत्यंग को, अलग अलग आइडेंटिटीज़ को ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कहीं और का बता के पढ़ाने की, बच्चों के मन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी पर हम बात करेंगे नीरज अत्री जी से। नीरज जी, सबसे पहले तो आपका काम एनसीईआरटी को लेकर रहा है, तो एनसीईआरटी से ही शुरू करते हैं कि कैसे, और खास करके उसमें भी डिस्टॉर्शंस इन हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बहुत सारी चीज़ें, आर्यन इन्वेजन थ्योरी हो गया, मुगलों को ग्लोरीफाई करना हो गया, इंडिया को एक एक डिवाइडेड स्टेट बताने की, अलग अलग मल्टीलिंगुअल मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी जो सिंगुलर है तो उसको ये लोग डिवाइड करके बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका एनकाउंटर कैसे होता है कि ये एनसीईआरटी की तरफ आपका ध्यान कैसे गया, क्योंकि आप तो हिस्टोरियन भी नहीं है, तो आप हिस्ट्री में घुसे कैसे? अजीत जी, उसमें क्या हुआ कि जैसे मेरा तो सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे मिलते थे, तो हम्म। उनसे अपनी तो फिजिक्स पे बात होती थी, तो चांस की बात हुई कि एक बच्चा था थोड़े से सांवले रंग का, तो उसको अपने रंग को लेकर थोड़ा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स था। तो कहने लगा कि हम वैसे तो आर्यंस की संतान है, लेकिन मैं इतना काले रंग का क्यों? तो मैंने उससे पूछा कि ये जो तूने सेंटेंस बोला है, इसका तेरे पास क्या आधार है, किस बेस पे बोल रहा है कि हम आर्यंस की संतान है? हम्म। बोला, सर ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम हैं आर्यंस की संतान, ये मुझे कन्फर्म। तो मुझे, क्योंकि टीचर होने के नाते थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो मुझे लगा कि इस तरह की जो भ्रांतियां मन में बैठती हैं वो तब बैठती हैं जब बच्चा थोड़ा सा संवेदनशील होता है, कि वो हम्म। उसके सबलिमिनल माइंड में ये इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाती है। तो मैंने फिर घर आके एनसीईआरटी की किताबें खरीदी हैं हिस्ट्री वाली, और उन्हें पढ़ना शुरू किया। तो वहां मुझे लगा कि ये जो 2005-2006 में जब यूपीए 1 ने जो नई एनसीईआरटी किताबें लगाई थी हिस्ट्री की, उनमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी को और इस तरह की बहुत सारी चीजों को इस ढंग से पेश किया गया कि बच्चे उसको सच मान लेते हैं। हालांकि हम्म। पूरे संसार में जितना आप साइंटिफिक कम्युनिटी देखेंगे, उसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को पूरी तरह से डिस्प्रूव कर नकार दिया है। दिया। हम्म। जी। लेकिन फिर भी ये चीजें इनको हिस्ट्री बुक्स में इस तरह से डाल के दी जाती हैं, ऐसे परोस दी जाती हैं कि उनको उनको फैक्चुअल लगने लग जाती हैं। तो इस हम्म। तरह से मेरा मतलब हिस्ट्री की ओर इस तरह से रुझान गया था। हम्म। तो इसी पे कंटिन्यू कीजिए कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है उस पे कितना हिस्सा इन्होंने डेडिकेट किया, और वो किस तरह से, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गलत है। अभी जितनी खुदाई हो रही उससे सारी चीजें मतलब उसको नकारती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन इस पे लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस ने काफी, मतलब न सिर्फ किताबों में बल्कि पूरा पॉलिटिकल डिस्कोर्स तक में जो है ये आर्य और वर्सेस द्रविड़ और इस तरह की जी गोरा काला, ब्राह्मणिज्म, मूल निवासी, इस तरह के टर्म्स जो हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में आए हैं, दे आर हाईली डिविसिव
हाँ इन द इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर वर्ड्स ओनली, वो सिर्फ शब्द बोल देंगे आपकी आर्य है, द्रविड़ है, ब्राह्मणिकल और इस तरह की चीजें, उस पर थोड़ा सा बताइए। हाँ जी। इसमें देखिए ऐसा है कि इन्होंने जो 8वीं और 9वीं क्लास की किताबें हैं उसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी को अच्छी तरह किस तरह से प्रेजेंट किया मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये जितनी जो दलित पॉलिटिक्स है, जो समाज को दलित या कास्ट के नाम पे तोड़ने वाली जो पॉलिटिक्स है, उसमें जब काम किया जाता है, वैसे हमारे देश में सबसे कद्दावर नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का। अब उन्होंने इस थ्योरी को बहुत डिटेल में स्टडी किया था और उन्होंने इसको पूरी तरह से प्रूव कर दिया कि थ्योरी बिल्कुल गलत है। उन्होंने जो जो वेस्ट के स्कॉलर्स थे उनकी थ्योरी बिल्कुल उन्होंने बाबा साहब ने उसको गलत प्रूव किया और इसके लिए उन्होंने वेदों का सहारा भी लिया। उनकी कोटेशंस देते हैं कि जितनी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, एक तो इन्होंने क्या किया, एक बाइनरी क्रिएट किया कि एक आर्यंस होते थे, दूसरे दस्यु होते थे। अब दस्यु का वास्तव में तो डकैत या डाकू होता था। हाँ जी। लेकिन इन्होंने इस तरह से शो करने की कोशिश की कि मान लो कि जो दस्यु है वो या तो अपने रंग के कारण, क्योंकि वो गहरे रंग के थे, या अपने नाक की बनावट के कारण, या तीसरा कि वो किसी और नस्ल के थे। तो ये 3 तरह की थ्योरी इन्होंने इसमें घुसाने की कोशिश की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों इनके जो आधार स्तंभ थे उनको हिला दिया कि तीनों आप जो कह रहे हो बिल्कुल गलत है। और बाकी चीज ये है कि 8वीं क्लास में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लगभग आधा पेज तो दिया है, लेकिन उसमें जो उनके आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे विचार थे वो बिल्कुल नहीं दिए। इसके ठीक विपरीत अब एक साउथ का तमिलनाडु का पॉलिटिशियन था रामास्वामी नायकर, जैसे पेरियार भी बोलते हैं। वो जैसे ये जो कास्ट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है जो समाज को तोड़ने वाली है, उस पर उसने बहुत काम किया है। तो उसको सुधारक दिखा के उसके शब्दों को यूज कर लिया कि पेरियार का ये बोलना था कि आर्यन बाहर से आए हैं और मूल निवासी हैं, तो उनके विचार पेश करने के लिए लगभग पूरा एक पेज दिया इन्होंने। और दूसरा काम जो ज्योतिबा फूले थे उनको भी पूरा एक पेज दिया हुआ है कि ज्योतिबा फूले ने आर्यन इन्वेजन जो बताया है लोगों को कि जो ब्राह्मण थे, विदेशी थे, बाहर से आए थे, आर्यन से, और मूल निवासियों पे कब्जा कर लिया। तो मैंने जब एप्लीकेशन लगाई इनको, और स्पेशली जब हमने पिटीशन डाली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो हमने उसमें एक ये क्वेश्चन इनसे पूछा था कि भाई आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी में कहीं भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कह रहे, आप किसी तरह से उसको साबित नहीं कर पा रहे, लेकिन और ना ही कोई डिस्क्लेमर दे रहे हैं, लेकिन आप फूले का नाम लेकर और रामास्वामी नायकर का नाम लेकर इस थ्योरी को घुसा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? तो जो उन्होंने रिप्लाई भेजा वो आपको उनकी जो इंटेंशन है वो क्लियर करेगा। कहते हैं कि हम अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि इन महान लोगों के क्या विचार थे इस बारे में। देखिए मेरा मानना है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरा मानना है कि या तो आप सच पढ़ा सकते हैं, झूठ पढ़ा सकते हैं। इसमें लेफ्ट राइट नहीं कर सकते कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ या राइटिस्ट हूँ, किसी की ओपिनियन नहीं पढ़ा सकते आप। तो हिस्ट्री आप ओपिनियन पढ़ा रहे हैं जबकि सच्चाई आप बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे, ये सबसे बड़ी इन किताबों की कमी है। और इस तरह से आर्यन इसमें पैडल कर रहे हैं। यही ये मूल निवासी और ब्राह्मण और इस तरह की बातें हैं। तो धर्मशास्त्रों को लेकर भी उसको भी एनसीईआरटी की किताबों में जो है उसको भी एक तरह से डिनाउंस करने की कोशिश करे। उसको इस तरह से दिखाया गया कि हमारे यहाँ स्त्रियों को किसी भी तरह के राइट्स नहीं थे, जो कि विशुद्ध झूठ है। उसके बाद फिर जाति वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि जाति शब्द ही शायद हिंदी या संस्कृत का है नहीं, वर्ण सिस्टम था, वो बिल्कुल अलग अवधारणा थी। और उसको घुसा के फिर ये दलित पॉलिटिक्स, मतलब एक तरह से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप सही करें, कि बच्चों में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सीड्स जो है 8वीं 9वीं कक्षा से दलित वाला और ये विभाजनकारी एक तरह से विचारधारा है, इसको बोने का काम जो है इन किताबों ने किया। तो उस पर बताइए थोड़ा सा। हाँ देखिए, जब कहीं किसी भी देश में हिस्ट्री बुक्स लिखी जाती हैं तो उसके 2 मेजर ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने बच्चों को अपना गौरवमयी इतिहास बताना, ताकि उनको अपनी परंपराओं पे, अपने देश पे गर्व हो सके। दूसरा इसका काम होता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने कोई गलतियां की थी, हम उनसे सीखें और भविष्य में उन गलतियों को ना दोहराएं। अब इसके लिए अगर आप संसार भर की किताबें देखेंगे तो मैं नॉर्मली एग्जांपल लेता हूं पाकिस्तान का और अमेरिका का।
आप देशों को देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अभी 70 साल पहले बना और खून खराबा करने के बाद बना, लेकिन वो अपने बच्चों को अपनी हिस्ट्री की किताबों में ये पढ़ाते हैं कि हम लोग तो बहुत पुरानी सभ्यता है और हमारा एक गौरवमयी इतिहास है। अमेरिका में उन्होंने 500 साल पहले वहां जाके कब्जा किया, जितने नेटिव अमेरिकन से सबका नरसंहार कर दिया मार दिया। वहां पर। फिर वो अपने बच्चों को जो हिस्टोरिकल नैरेटिव पढ़ाती है वो ऐसा है कि उनको महिमा मंडित करता है, उनको एक गर्व का अनुभव देता है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी बहुत अगर उसमें बढ़ा चढ़ा भी देते हैं, एक्सेजरेशन कर देते हैं अपने बच्चों में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो इसको मैं बुरा नहीं मानता। पर जो नैरेटिव है हमारे पास, तो गौरव करने के लिए इतनी चीजें हैं, सबसे पुरानी सभ्यता है, हम सबसे पुराना हमारा जो साइंस है, टेक्नोलॉजी, इतना कुछ है हमारे पास दिखाने के लिए, तो हमें तो इसमें झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को सच बता दें, केवल उतना ही सफिशिएंट है। और मैंने लगभग 15-16 देशों की हिस्ट्री बुक्स पढ़ी हैं। हमारा देश एक अकेला एक्सेप्शन है, एक अकेला ऐसा अपवाद है जो अपने बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म करने का काम करता है कि तुम लोग ऐसी परंपरा से हो जिसमें महिलाओं का शोषण होता था। अब इसमें सबसे सबसे देखिए स्ट्राइकिंग चीज क्या है, 6ठी क्लास में हम अभी तो मैं आपसे 8वीं 9वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, 6ठी क्लास में सिर्फ 3 साल का बच्चा है, हिस्ट्री की किताबें रखती है, उनको कम से कम 5 जगह पे सेंटेंस पढ़ाया जाता है 6ठी में कि महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। सबसे कमाल की चीज क्या है कि आप संसार भर के जितने रिलीजियस स्क्रिप्चर देखेंगे, वेद अकेले ऐसे हैं जिनमें महिला ऋषिकाएं हैं जिन्होंने वेदों में ऋचाएं लिखी हुई हैं। 30 से महिला ऋषिकाएं हैं उनके अंदर। तो ऐसे बच्चों को ये बताना कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इससे ज्यादा बड़ा आप डिस्टॉर्शन क्या करेंगे। दूसरी चीज कि जब हम ये बात करते हैं कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पहली बात तो आपने एक कॉन्सेप्ट समझाई थी कि शूद्र किसे कहते हैं। जितने शास्त्र हैं, जितने धर्म सूत्र हैं, वो क्या बताते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो शूद्र होता है। इवन मनुस्मृति, जिसको सबसे ज्यादा गरियाया जाता है, उसमें बड़े क्लियर होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो शूद्र होता है, जब वो गुरु के पास जाता है तब उसको द्विज कहना शुरू करते हैं। अब उसके बाद वो अपने गुण, कर्म और स्वभाव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ भी बन सकता है। तो जो गया ही नहीं वो शूद्र रहेगा ही रहेगा। ये तो उसकी मूल अवधारणा है कि शूद्र किसे कहते हैं। तो जिसे पढ़ना नहीं है वो वेद कैसे पढ़ेगा। तो आपने जो मूल अवधारणा है कि शूद्र कहते किसे थे वो कतई नहीं पढ़ाया, लेकिन आपने ये बताने की कोशिश की कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था यहाँ पर। तो इस तरह से जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस 6ठी क्लास में खत्म कर देते हैं। और दूसरा इन्होंने उसमें भी क्या काम किया, अब देखिए क्या होता है कि आप जब फैक्चुअल चीजें डालने लगेंगे तो आप उसको डंके की चोट पे डालेंगे कि भाई यहाँ पर बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था। डिस्क्रिमिनेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए कि आप, मेरा ये मानना है कि कोई बच्चा किस घर में जन्म लेता है इस आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना अन्याय है, ये कतई नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा किया है हमारे पूर्वजों ने तो हमें उसकी निंदा करनी चाहिए और उस सिस्टम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज ऐसा कि एक एवोल्यूशनरी नेचर है। ये कोई ऐसा नहीं कि आज से 2000 साल पहले या 1400 साल पहले किताब में लिख दिया अब उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। यहाँ तो हम चेंज कर सकते हैं। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम को कैसे इन्होंने निपटा, आप उसको समझ के देखिए। सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं और उसमें बोल देते हैं कि ब्राह्मणों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, और फिर लिखते हैं संभवतः जन्म के आधार पर होता था। संभवतः, हाँ, वो एक शब्द आपने डाल के अपना काम भी निकाला कि अब आप केस से भी बच जाएंगे, लेकिन बच्चों को, अब 6ठी क्लास का बच्चा इतनी गहराई में कभी समझेगा ही नहीं कि संभवतः का मतलब है कि इनके पास सच्चाई है ही नहीं। इस तरह से इन्होंने मूर्ख बनाया। मनुस्मृति पे थोड़ा और कहिए, क्योंकि मैंने जितने, एक नितिन श्रीधर मेरे मित्र हैं, उन्होंने काफी काम किया इस पे। उन्होंने भी बताया कि मनुस्मृति को जो कोट किया जाता है, जैसे कि जब भी हम, हमारे जितने महाकाव्य हैं उसमें आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक श्लोक को निकाल के और उसको नहीं कर सकते, उसका अर्थ नहीं बता सकते, उसके नीचे क्या बोला गया, ऊपर क्या बोला गया। उसी तरह वो बता रहे थे कि कुछ 80 के लगभग श्लोक हैं वो जो है गायब है, क्योंकि ये स्मृति थी और प्रिंटेड फॉर्म में आते आते या तो डिस्टॉर्शंस हुए या गायब हो गए, और उसको भी ट्रांसलेट और ट्रांसलेशन का ट्रांसलेशन और उसका फिर ट्रांसलेशन करके
इस तरह से डिस्टॉर्ट करके अपने हिसाब, जैसे वो मैक्स मुलर ने कह दिया कि वेद जो है गरड़ियों का गीत है, इस हाँ तरह जी। की बेहूदगी जो है चलिए। तो मनुस्मृति वाला जिसका फोटो कॉपी लेके मनुस्मृति लिख के उस पर कोई जूता रख देता है, कि उसमें आग लगा देता है, और कोई कभी सोचता भी नहीं कि किसके घर में मनुस्मृति, तो हम लोग के घर में भी नहीं होता है कि हम उसके हिसाब से चले। एक तरह से मान भी ले कि ये लोग जो कहते हैं मनुस्मृति के बारे में कि डिविसिव है, फलाना है, ढिमका है, किसके घर में है ये टेक्स्ट? किसी के घर में नहीं होता है। अब यही इसमें कमाल की चीज है। देखिए, पहली चीज, जब आप मार्केट में मनुस्मृति लेने जाएंगे तो आपको दो तरह की मनुस्मृति मिलेगी। एक जिसपे बहुत सारी घटिया चीजें लिखी हुई हैं कि महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाए, जिसपे ये नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। दूसरी है इसको हम क्रिटिकल एडिशन कहते हैं मनुस्मृति का, कि कुछ लोगों को ये समझ में आया कि इसमें बहुत सारा प्रक्षेपण किया गया है, इसमें बहुत सारी चीजें गलत लिखी गई हैं, तो उन्होंने अपनी ओर से इसको ठीक करने की कोशिश की है, इसे वो विशुद्ध मनुस्मृति है। अब इन दोनों में से अब हमारे देश की जो परंपरा है वो फिर से वही बात है कि हम हमेशा सुधारवादी रहे हैं कि अगर हमें लगता है कुछ गलत है हम उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि उन्होंने नैरेटिव वो बनाना है, इसलिए उसको पकड़ते हैं और फिर उसी को थोपने की कोशिश करते हैं। और दूसरी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि हमारे तो घर में भी नहीं होती। अब इसमें एनसीईआरटी वाले क्या कर रहे हैं कि मनुस्मृति को बोलते हैं इट इज अ लीगल टेक्स्ट, ये लिख देते हैं अपनी किताब में। हाँ। अब जैसे हम्मुराबीज कोड ऑफ लॉ था तो उसको उसके पैरेलल उसी तरह से रखते हैं ये लोग। हाँ जी। अब उन्होंने क्या किया कि वेस्ट में इन्होंने देखा कि बाइबल है, बस एक ही किताब है, उसी से सारा कुछ चलेगा, तो वही इन्होंने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की। अब वेदों में, उपनिषदों में, षड दर्शन में इनको कुछ नहीं मिला, तो इन्होंने कहा कि मनुस्मृति को हम लॉ बुक डिक्लेयर करके फिर इसी के ऊपर गालियां देनी शुरू करेंगे। अब इसमें मेरा क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी किताब लीगल टेक्स्ट कब बन सकती है? पहली चीज कि उसका जो लेखक है क्या वो उसको ऐसी लीगल टेक्स्ट बता रहा है? वो ऋषि मनु अपने आप को कहीं नहीं बता रहे कि लीगल टेक्स्ट है। दूसरा, क्या वो किसी शासक के कहने पर लिखी गई है तब तो वो लीगल टेक्स्ट हो सकती है? तो ऐसा दिक्कत ही नहीं है। मनुस्मृति के स्टार्टिंग में ही क्लियर किया जाता है कि कुछ ऋषि उनके पास जाते हैं और उनसे उनके बारे में परामर्श करना शुरू करते हैं, और जो मनु ने अपने विचार से बताया उसको लिख लिया गया, वो मनुस्मृति कहलाता है। तीसरा है कि क्या किसी भी शासक ने कभी ये क्लेम किया कि मनुस्मृति मेरा लीगल टेक्स्ट होगा? मैं बीते 10 साल से हिस्ट्री बुक्स पढ़ रहा हूँ, मुझे एक भी शासक ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मेरा शासन मनुस्मृति के अनुसार चलेगा। और चौथा, टेक्स्ट अगर बनना है किसी किताब को तो उसके पीछे एक लीगल फोर्स होना चाहिए, कोई पुलिस होगी, कोई न्याय व्यवस्था होगी जो उसको एनफोर्स करेगी। पूरी मनुस्मृति प्रिस्क्रिप्शन के रूप में कि आप ये करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो नहीं अच्छा है। राजा को ये करना चाहिए, राजा को ये नहीं करना। तो कहीं पर भी उसमें प्यूनिटिव अरेंजमेंट्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी दंड विधान के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो आप उसको लीगल टेक्स्ट कैसे कह सकते? पहला क्वेश्चन तो यही उठ जाता है। दूसरा, जो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि एक श्लोक उठा लेते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फिर उसको कोट कर देते हैं। इसका आपको सबसे अच्छा उदाहरण एनसीईआरटी की किताबों में मिल जाएगा। इन्होंने क्योंकि मनुस्मृति को उन्होंने निंदा करनी थी, प्लस बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म करना है, तो उन्होंने एक जगह पे क्या डाला है कि बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे हैं कि मनुस्मृति राजा को बाउंड्री की अगर डिस्प्यूट होती है, सीमा का कोई विवाद होता है, तो उसे सुलझाने के लिए क्या कहती है। ये क्लास 12 में पेज नंबर 39 पे इसमें उन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया, रिटन इन संस्कृत एंड कंपाइल्ड इन, साल बताते हैं, फिर आगे बोलते हैं दिस इज द टेक्स्ट एडवाइजेस द किंग टू डू। फिर मनुस्मृति का एक कोट दे रहे हैं, सीइंग दैट इन द वर्ल्ड controversies constantly arise due to ignorance of boundaries, he should have concealed boundary markers buried। अब इन्होंने एक श्लोक क्या उठाया कि मनुस्मृति ये बोल रही है कि सीमा विवाद हटाने के लिए राजा को छुपा के सीमा पे मार्किंग करनी चाहिए, उसकी निशानदेही करनी चाहिए, और उसमें छुपाकर पत्थर, हड्डियां, गाय के बाल, राख, कंकाल, ऊपर ईंटें और कंकड़ चीजों को दबा के रखना चाहिए। पहले तो एक, उसके बाद आगे बड़े स्मार्टली इन्होंने क्या काम किया, फिर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
आप ये बताइए कि ये जो इन्होंने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ, वुड दीज हम्म बाउंड्री मार्कर्स हैव बीन एडिक्वेट टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। अब आप कल्पना कीजिए कि 12वीं क्लास का बच्चा है, 17 साल का, 18 साल का, वो पढ़ेगा हम्म कि कितनी वाहियात किताब है कि इससे कभी बाउंड्री डिस्प्यूट तो सेटल हो नहीं सकता, बल्कि और बढ़ेगा, है ना। हम्म। अब वास्तविक जो मनुस्मृति है उसमें ये 20 श्लोकों की पूरी श्रृंखला है। श्रृंखला। हाँ जी, जिसमें वो शुरू से बताना शुरू करते हैं। पहली चीज वो क्या बोलते हैं कि अगर कभी भी सीमा विवाद होता है तो उसको रिजॉल्व करने का जो बेस्ट टाइम है वो ज्येष्ठ का महीना है, जब पूरी गर्मी है, सारा कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो सीमा का हम्म विवाद सुलझाना सबसे अच्छा वहां पे होता है। फिर वो अगले श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अपनी जो सीमा है उसको मार्क करने के लिए बड़ के वृक्ष लगाओ, पीपल के पेड़ लगाओ, सेमल के पेड़ लगाओ। तो इस तरह के कम से कम 12 तरह के उन्होंने वृक्ष बताए हैं कि आप इनको लगाइए ताकि आपकी हम्म। बाउंड्री एकदम क्लियर। उससे अगले श्लोक में वो और आगे जाते हैं कि आप वहां पे झाड़ियां लगाइए, इस तरह के बेल बूटे लगाइए जो सबको क्लियरली दिखाई दे। हम्म। उसके अगले श्लोक में बताते हैं कि वहां पर आप तालाब खुदवाइए, बावड़ियां बनवाइए और वहां पर देवालय बनवाइए, यज्ञशालाएं खुलवाओ, ताकि कोई भी विवाद इसमें कभी उठे ही नहीं। और फिर भी हम्म कभी विवाद अगर सीमा का भी विवाद उठता है तो वहां के जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं उनको बुला के इन विवादों को सुलझाया जाए। तो हम्म। बजाय 20 श्लोकों को सिलसिलेवार कोट करने के, उनमें से जो काम थे उनको कोट करने के, एक उठा के दे दिया कि बच्चे के मन में ये इमेज क्रिएट हो जाए कि भाई ये तो कि बिल्कुल गाय की नॉनसेंस है। हड्डी से ये लोग करते थे। हाँ जी, तो इस तरह अब से संस्कृति का नैरेटिव बनाया है जी। तो मनुस्मृति के बाद एक और चीज जो इन्होंने वही मतलब दलित वर्सेस ब्राह्मण का डिवाइड क्रिएट करने का, तो उसी तरह मतलब इनका पूरा जो जो लार्जर स्कीम रहा है वो जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज, एक तरह से राजीव मल्होत्रा का अगर मतलब वाक्यांश यूज करें तो, कि वही कि ये लोग हर आइडेंटिटी को उकसाते हैं। जो इन्होंने मतलब केरल मांगे आजादी, बक्सर मांगे आजादी, पंजाब मांगे आजादी, सबको ये आजादी देते हैं और फिर बाद में नहीं, आजादी का मेरा मतलब था कि जब ये कोर्ट में खींचे जाते हैं कि ऑपरेशन से आजादी और जो जो दबाव हो रहा है, पीड़ा पहुंचा जा रही, इससे आजादी। उसी पे ये जो हमारे हमारी कंट्री जो वो मेल्टिंग पॉट एक तरह से कह सकते हैं, और प्लुरलिस्ट रहा है, तमाम तरह की भाषाएं हैं, कल्चर अलग अलग, पहनावा और हवा, उन सब को लेके जो ये पुश करते हैं कि नहीं, असम वाले अलग तरह के दिखते हैं, ये मंगोलियन है, उधर के नॉर्थ ईस्ट वाले तो ये तो भारत का हिस्सा है नहीं। कश्मीर वाले को अलग बता दिया जाएगा कि नहीं, कश्मीर वाले में ये नहीं बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 100% पॉपुलेशन से 2% पे हिंदू पहुंच गया कुछ 100 सालों में। पंजाब को अलग करने की बात, मतलब हर आइडेंटिटी को ये किसी न किसी तरह से भारत का हिस्सा नहीं मानने की बात करते हैं, और ये किताबों में भी शायद परिलक्षित होता है। तो उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। इसमें जीत जी, सबसे पहली चीज है कि अगर हम रीसेंट हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो ये जो आइडेंटिटी बेस्ड पढ़ाई है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा रवांडा में, जो 1990 के दशक में वहां पर नरसंहार हुआ था। उसे ग्रेट जेनोसाइड रवांडा कहा जाता है। उसमें क्या हुआ कि वहां पर दो मुख्य वर्ग थे, एक जिनको हुटू कहते थे, दूसरे जिन्हें वो तो टूटसी हाँ कहते थे। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ जी, हुटू लगभग 80% थे, टूटसी 20% थे। तो वहां की किताबों में कॉलोनियल टाइम से ही, वहां पर पहले बेल्जियन होते थे, उसके बाद पहले जर्मन से, फर्स्ट वर्ल्ड के वॉर के बाद जर्मनी हार गया तो बेल्जियम ने उसको ओवरटेक कर लिया। इन दोनों में जो मिशनरियों ने वहां पर किताबें लिखी हिस्ट्री की, उन्होंने इन दोनों आइडेंटिटीज को आपस में लड़वाना शुरू कर दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 94 आते आते वहां पर आपको नरसंहार देखने को मिल गया। वही काम हमारे देश में चल रहा है, सिर्फ उस स्टेज पर नहीं पहुंचा। नहीं अभी मैं पूछा। हाँ जी, ऑफ इंडिया की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें बताया कि किस तरह से एक ये जातिवाद संगठन बना जिन्होंने एक लड़के को मार दिया जातिवाद के किसी उसके विवाद के कारण। ये वही वही वाली फोर्सेस काम कर रही हैं और ये हमें अपने सामने देखने को मिल रहा है कि किस तरह से आइडेंटिटी के नाम पे लड़ाया जा रहा है। जब ये रवांडा वाला जेनोसाइड हुआ तो उसके बाद लोगों ने इस पे, अब तो बहुत शोर हो चुका है कि उन किताबों में क्या कहा गया कि आपको एक तो समाज को शोषण और शोषित की बाइनरी में डिवाइड करना है। आपने डिवाइड,
फिर आप देखिए, हर किसी के मन में ना एक इच्छा होती है कि अगर कोई मुझे बताए कि मैं शोषित हूँ, तो उसको इसमें बड़ी खुशी मिलती है कि मेरा देखो जी, मेरा तो शोषण हो रहा, मुझे कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए। तो इस तरह से जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बनाने का काम होता है, उसके दो फैक्टर होते हैं। एक तो आप उनकी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फिर दूसरा उसका एलिमेंट होता है जिसे डिसआइडेंटिटी कहा जाता है, कि आपके सामने एक शत्रु पेश किया जाता है कि ये वो हम्म शत्रु था जिसने आपके साथ ये सब किया। हम्म। वहां रवांडा में इन्होंने जो टूटसी थे उनको दुश्मन की तरह प्रेजेंट किया था। वहां का नैरेटिव एग्जैक्टली वही था जो यहाँ पे है, कि जो हम्म टूटसी थे वो उत्तर से आए, उनका रंग कम गहरा था, जो मूल निवासी थे उनका ज्यादा गहरा था, तो उन्होंने उत्तर से आके उन पे कब्जा किया, ये ज्यादा दूर थे, उनकी महिलाओं पे कब्जा कर लिया, फिर उनको कास्ट सिस्टम से कुचलना शुरू कर दिया। एग्जैक्ट हम्म सेम नैरेटिव यहाँ से आता है कि यहाँ भी गोरे रंग के थे। लेकिन अब इसमें कमाल की चीज देखिए, क्या चीज भूल जाते हैं कि यहाँ पर अगर ब्राह्मणवादी था, ब्राह्मणों अगर ब्राह्मणवाद की बात करें तो जो दो सबसे मेन भगवान माने जाते हैं, राम और कृष्ण, वो तो हम्म। गहरे रंग के हैं। तो काले हैं, ऐसे क्या कृष्ण का मूर्ख, नाम ही काला है। हाँ जी, हम्म तो क्या वो इतने मूर्ख थे कि इस तरह की चीज बनाएंगे? अब ये जो आइडेंटिटी डिसआइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं उसका आपको एग्जांपल देता हूँ भाई। जो आपने बात की ना कि जो असम के लोग हैं उनको अलग दिखाना है, बिल्कुल उन्होंने वर्ड बाय वर्ड ऐसी चीजें डाली हैं जो आपको हम्म ये सेम नैरेटिव प्रेजेंट करती हुई दिखाई देंगी। ये मैं आपको एनसीईआरटी का पहला जो एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हम्म 7वीं क्लास का पेज नंबर 97 है, 97 नंबर पेज। The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to follow. हम्म Gradually, with the support of Brahmins, many tribes became part of the caste system, but only the leading tribal families could join the ruling class. A हम्म large majority joined the lower jatis of the caste society. On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh, and northwest frontier had adopted Islam quite early. They continued to reject the caste system. The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism was not widely accepted in these areas. हम्म इस एक पैराग्राफ में देखिए कितना ज्यादा तोड़ने वाला, कितना ब्रेकिंग इंडिया वाला नैरेटिव इन्होंने भरा हुआ। और हम्म फिर मेरा पॉइंट वही आता है कि अगर मैं एक टीचर हूँ, अगर ये सच था तो मैं इसके साथ चलूंगा, क्योंकि हमारा काम है सच को एक्सेप्ट करना। हम्म अगर इस्लाम इतना ही अच्छा है तो हमें इस्लाम को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, मैं आज मुसलमान बनने को तैयार हो जाऊंगा। हम्म लेकिन जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो ठीक इससे उल्टे हैं। इन्होंने जिन चीजों की बात की कि डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट, हिस्ट्री में आपको ठीक इससे उल्टा देखने को मिलेगा कि जितने ट्राइब्स जिन्हें हम कत्ते बोल देते हैं, खुखर हैं, गत्थड़ हैं, जाट हैं, सारे के सारे इस्लाम के अगेंस्ट लड़ते रहे हैं, लगातार लड़े। और उनके अपने क्रॉनिकल ये लिखते हैं कि यहाँ पे खोखरों की 30,000 की सेना आ रही है, ये लोग हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कास्ट के कारण से डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के कारण एक कन्वर्ट हो गई, इसका आपको कहीं भी हिस्टोरिकल एविडेंस एक भी नहीं मिलता। दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, इस 7वीं क्लास में अगला ही पेज नंबर 98 पे, द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ गॉड सोसाइटी। अब ये मिडल इंडिया में आ गए। Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Brahmins received land grant from the Gond Rajas and became more influential. The Gond Rajputs now wished to be the Gond chiefs now wished to be recognized as Rajputs. ये गॉन्ड्स के साथ कर दिया इन्होंने। उसके बाद पेज नंबर 100 पे 7वीं क्लास में ही, originally the Ahoms worshipped their own tribal gods during the first half of the 17th century. However, the influence of Brahmins increased. Temples and Brahmins were granted land by the kings. In the reign of Shiv Singh, Hinduism became the predominant religion, but the Ahom kings did not completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. नॉर्थ वेस्ट को भी काट रहे हैं, मिडल को भी काट रहे हैं, और ईस्ट को भी नॉर्थ ईस्ट को भी काट। तो इसमें आप कमाल की चीज देखिए क्या है कि जैसे आपने बोला कि हम हमेशा ही प्लूरलिस्टिक सोसाइटी रहे हैं, और हमारी खूबसूरती हमेशा प्लूरलिस्टिक रहे, मल्टीलिंगुअल रहे, हम तो विविधता को हमेशा एक्सेप्ट करते हैं।
उसी विविधता को ये यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नेगेटिविटी प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे बाहर की कहीं बात होती है, मान लीजिए रोम की बात होती है, तो बात करेंगे कि वहां पर अलग अलग होने वाले लोग थे और वो एक साथ मिलजुल कर रहते थे। तो इस तरह का दुर्लभ इन किताबों में भरा हुआ है, एक एक टॉपिक पे। अब बंगाल के बारे में क्या बताएंगे? ड्यूरिंग द established political control over North Bengal to settle Brahman area. Early Bengali literature may be divided into two categories. One inhabited to Sanskrit and the other independent of it. तो फिर वही बताना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण थे वो आए तब उन्होंने यहाँ पर इसको अपना कब्जा करने की कोशिश की। अच्छा, अब अगर ब्राह्मण वाला नैरेटिव भी ठीक हो, जिसे हम ब्राह्मणवाद आजकल कहते हैं, तो हम इसको भी रिजेक्ट करने को तैयार। लेकिन जब मैंने ये कास्ट देखना शुरू किया कि हिस्टोरिकल नैरेटिव हमें क्या बताता है इसके बारे में, तो जो सबसे पुराना हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हमें मिलता है, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, वो है जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था यहाँ पर, तो मेगास्थनीज आपको ध्यान होगा कि हाँ आया था, जो एम्बेसडर होता था, हाँ जी, इसने इंडिका लिखी। वो उसमें बड़े क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर उसने 7 कास्ट, इंग्लिश में उसने कास्ट वर्ड यूज किया या क्लासेस वर्ड यूज किया है, ये 7 तरह के लोग हैं। और अपने पेज नंबर 213 पे बड़े क्लियरली बताता है कि किसी भी कास्ट का कोई भी व्यक्ति चाहे तो ब्राह्मण बन सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन सबसे कठिन है। जब आप हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण बनना कोई बर्थ के बेसिस पे था ही नहीं, वो तो आपके कर्म के आधार पे बेस, फिर भी आप पूरा नैरेटिव ऐसा पेश तोड़ने के लिए बना रहे हैं कि ब्राह्मणों को विलेन बना के इस तरह से पेश किया जाता है। और दूसरी बात ब्राह्मणों वाले में ये भी है कि जितने किंगडम्स हुए हैं इंडिया में हिस्टोरिकली, मतलब समुद्रगुप्त वाला ले लीजिए, सातवाहन ले लीजिए, मौर्य का ले लीजिए, इन सब में कभी भी ब्राह्मण ने सत्ता हासिल नहीं की। कोई भी ब्राह्मण जो है राजा नहीं बना है। शायद अलग अलग कास्ट के लोग, चंद्रगुप्त मौर्य का आप देख लीजिए या फिर सातवाहन में आ जाइए, वो अलग कास्ट के थे, क्षत्रिय लोग बने होंगे। अगर ब्राह्मण को मैनिपुलेट करना होता तो चाणक्य कुड हैव डन दैट। उसके तो पास मतलब अधिक, उसने चंद्रगुप्त को देखा, अशोक को, बिंदुसार को देखा, सबको देखा। ही कुड हैव gotten on to the seat of power but he never did so, क्योंकि ब्राह्मण का वो काम ही नहीं था। उसका काम पुरोहित का या सलाहकार का हुआ करता था। तो हिस्टोरिकली वो भी जो है गलत ही है। अब एक और चीज आती है, किस तरह से, और इसको थोड़ा जक्सटापोज मैं इससे करना चाहूंगा कि यूके में इन्होंने अपनी कॉलोनियल घटिया पास्ट, जो इनका ब्लैक डार्क पास्ट रहा है, उसको वॉशअप कर दिया। यूके के सीनियर हिस्ट्री क्लासेस में भी ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। और हमने जो है, मतलब वो अपने आप से इतने शर्मिंदा हैं कि दे हैव वॉश्ड इट आउट। और इंडिया जो है बड़े ही डिटेल में पढ़ता है कि कैसे वहां से आए, चाहे इस्लामिक इन्वेडर्स थे सारा, मोहम्मद बिन कासिम से लेके और फिर मुगल सल्तनत, बहादुर शाह जफर तक जो भी है यहाँ पे बसे, और उसी तरह कॉलोनियल मास्टर्स जो थे हमारे, उनको लेके एक कॉलोनियल हैंगओवर भी दिखता है। और दूसरा एक इस्लामिक टेररिस्ट एक तरह से कह सकते हैं, जो इन्वेडर्स थे, बलात्कारी थे, कल्चर्स को डिमोलिश, आइकोनोक्लास्ट जिसको कहते हैं, वो थे। इन्होंने गांव के गांव में आग लगाए हैं, विश्वविद्यालयों में आग लगाए हैं, लाइब्रेरी जल। अभी एक मैंने 11वां का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक डीएन झा करके है, अपने आप को हिस्टोरियन कहता है लेकिन समझ में नहीं आता है क्यों कहता है। उसने लिख दिया कि नालंदा में जो आग लगाई थी वो हिंदुओं ने लगाई थी, खिलजी तो वहां से ऐसे गुजर रहा था और उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। इस पे इस ओवर ग्लोरिफिकेशन भी नहीं, वो लगता है चरणों में जाके लौट जाएंगे। उनका मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया, अब दूसरा ही कोई स्ट्रक्चर बनवा लेते तो वो भी चल जाता, वही कम है। ये चाहते तो ये सब भी कर सकते थे, लेकिन पता नहीं शायद समाज के डर से नहीं किया है। किताबों में ही जो है इनके मंदिर बनवा दिए इन्होंने। इस बात पे, हाँ जी, ये ना आपने जो डीएन झा की बात की है, मैंने भी ऐसा ही आर्टिकल पढ़ा और मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया स्पेसिफिकली, तो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि जब इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी आया वहां से नॉर्थ वेस्ट से चल, तो यहाँ पर उस समय मोहम्मद गौरी होता था। तो ये यहाँ से निकला खिलजी, और यूपी होता हुआ मध्य प्रदेश गलत बोल दिया मैंने, यूपी वाली साइड से होता हुआ बंगाल तक जाता है और बड़े गर्व से
बता रहे हैं कि हमने इन यूनिवर्सिटीज को डिस्ट्रॉय किया, इनको आग लगाई है हमने। जो आप नालंदा वाली बात कर रहे हैं उसमें ना सिर्फ कहाँ पे खेलने की कोशिश करते हैं कि उसने नाम नालंदा नहीं लिखा उसके अंदर, लेकिन वो ये बता रहा है कि हमने जितने वहां सर मुंडे ब्राह्मण थे सबको काट दिया और किताब चलती। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये इंसिडेंट है लगभग 1200 के आसपास का, क्योंकि 1205 में तो मोहम्मद किया गया था। उस समय की किताब है, जो समकालीन लेखक है उसकी किताब है मेरे ख्याल से तबकाते नसीर, उसमें उसने इसका उल्लेख किया कि जो लेखक है वो वाकई में उन लोगों से मिला था जो वहां गए थे। खिलजी की सेना जो भाई थे, दो भाई थे जो उसकी सेना में थे, उनमें से भाई ने बताया उसे कि हमने इस तरह से वहां पे किया था, तो उसने वो डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। इसके बाद क्या होता है कि 500 साल बाद लगभग 1705 1708 में तिब्बत में एक हिस्टोरियन का जन्म होता है, सांगपो उसका नाम था। तो उसने किताब लिखी। उस किताब में क्या लिख रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक कोई सेरेमनी चल रही थी, वहां पर एक मंत्री भी आया हुआ था। तो उस समय पर दो हिंदू भिक्षुक हैं, उसने वहां पर तीर्थिक शब्द यूज किया हुआ है कि दो तीर्थिक वहां आते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ भिक्षुक थे जो नए स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया, गंदा पानी उनके ऊपर डाल दिया शरारत करते हुए। तो ये जो दोनों तीर्थिक थे इनको गुस्सा आया और इन्होंने उस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। अच्छा। अब आप कल्पना कीजिए, इतनी नॉनसेंसिकल चीज पे कोई विश्वास नहीं कर सकता कि दो लोग जला देंगे। फिर इसके अंदर आगे क्या सुधार किया इन्होंने कि इनमें से एक जो था वो सूर्य देव की आराधना करने के लिए बैठ गया, 12 वर्ष तक वो आराधना करता रहा। दूसरा उसका वो बना हुआ था, उसकी जो सेवा कर रहा था। 12 साल बाद जब उसे सिद्धि मिल गई तो उन्होंने हवन कुंड की जो राख वो ले जाकर वहां पर डाली और वहां पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो जल गया। ठीक है। अब ये डीएन झा अपने आप को कम्युनिस्ट बोलता है, जो कभी भी किसी करिश्मे में विश्वास नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर इनको इस करिश्मे में विश्वास हो जाता है कि सिद्धि मिल गई उसको 12 साल में। हाँ जी, सिद्धि मिल गई। फिर उसके बाद और कमाल की चीज जो इसमें डाली है वो ये है कि वहां पर दो जो मंजिलें थी उनकी किताबें बच गई, क्योंकि वहां पर एक दैवी शक्ति से वहां पर पानी का एक झरना फूट पड़ा। वाह। इस पे भी ये तथाकथित लेफ्टिस्ट विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा और आगे चलिए। अब ये मूल जो है वो तिब्बतन भाषा में लिखा हुआ था, इसको ट्रांसलेट किया है किसी और कम्युनिस्ट ने, उसका नाम BSN यादव करके है मेरे ख्याल से, इनिशियल शायद मैं बोल रहा हूँ, एंड में यादव आता है। तो उसने अपनी किताब में जब ये इस इंसिडेंट को अनुवाद किया जो तिब्बतों ने लिखा है, तो उसने उसमें बोला हुआ है हिंदू, तो तीर्थिक से हिंदू बन गया। और जब डीएन झा ने इसको कोट किया तो उसने उसको फेनेटिक हिंदूज बना दिया है। और दूसरी चीज क्या है कि यादव ने उसमें आगे लिखा है कि दीज आर डाउटफुल ट्रेडिशंस। और अब ये डीएन झा क्या कर रहा है, डाउटफुल शब्द इसने जानबूझ के हटा दिया और ये बोल दिया कि ट्रेडिशन ये तो हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है कि ऐसा हुआ। तो आप ये सिस्टम देखेंगे 1200 में जब इंसिडेंट होता है, मुसलमान जला रहा है और मुसलमान उसके बारे में लिखता है। 500 साल बाद लेखक लिखता है वो उसको तीर्थिक बोल देता है। 20वीं सदी में कम्युनिस्ट लिखता है वो उसको हिंदू बोल देता है। 30वीं सदी में एक दूसरा कम्युनिस्ट उसी को कोट करता है, वो हिंदू को फेनेटिक हिंदू बता देता है और डाउटफुल हटा के उसको कंफर्म कर देता है। तो इस तरह से वो आपके देखते देखते विकृत कर देता है। ग्लोरिफिकेशन पे हाँ जी, ग्लोरिफिकेशन का जो आपको एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये जो हमारी NCERT की बुक्स कर रही हैं, जितने इस्लामिक रूलर्स हैं उनको महिमा मंडित करने के लिए क्या करते हैं, जैसे खिलजी और तुगलक के लिए क्या ट्रिक यूज किया जाता है कि दे वर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनकी प्रशासनिक सिस्टम बड़ा अच्छा, वो उन्होंने जो गंद मचाया उसके बाद। अब इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हम जब छोटे थे तो हम एक शब्द बहुत कॉमन सुनते थे, तुगलकी फरमान। कि तुगलकी फरमान यानी किसी तानाशाह ने वो इशू किया है। अब इन किताबों में से वो गायब है। उसके पीछे क्या खास चीज थी कि जो तुगलक था वो इतना ज्यादा घटिया राजा था कि लोग उसके दरबार में आके चिट्ठियां लिख के उसको गालियां लिख के वहां से चले जाया करते थे। गुमनाम चिट्ठी लिखी, गालियां दी, वहां से चले गए। तो राजा को पता नहीं लगता था कि क्या हो रहा है। तो तुगलक ने सोचा
उसको इतनी चिढ़ हुई पूरे दिल्ली के नागरिकों से, उसने बोला मैं इसको खाली करवाऊंगा, नई राजधानी बनाऊंगा बुरहानपुर में। दौलताबाद, हाँ जी, दिल्ली से हाँ सर, दौलताबाद। हाँ हाँ। दौलताबाद में। उसने बोला सारों को ओवरनाइट ये तुगलकी फरमान था कि एवरीबडी हैज टू माइग्रेट टू दौलताबाद। तो अब राजा का हुक्म था तो उनको जाना ही पड़ना। फिर उसके बाद ये बताया जाता है कि इसने अपने सैनिक भेजे कि चेक करो कि पूरा शहर खाली हुआ या नहीं हुआ। तो वहां पे दो लोग इसको मिलते हैं, एक शायद अंधा है और एक लंगड़ा है। तो जो अंधा था उसको एक बड़ी सी इनके पास गुलेल होती थी, उसके साथ बांध के उछाल के फेंका गया, उसको मार दिया। और जो दूसरा था उसको घोड़े से बांध के दौलताबाद तक लेके गए, जब तक उसकी हड्डियां सिर्फ चूरा सा ही बच गया था। इस ये जो नृशंस हत्यारे थे उनको बताया जाता है वेरी गुड एडजस्टर्स। एक तो बनाते हैं, दूसरा इनका जो मोडस ऑपरेंडी था जो अटैक करने का, वो क्या होता था उस समय जितने शहर थे वो चार दीवारी में घिरे होते थे। उनको चारों रसद पानी बंद कर देते थे 6 महीने 8 महीने के लिए, उसको इन्होंने कट ऑफ कर दिया, फिर उनको हार माननी पड़ती थी। ये तो होता था शहरों में। जो गांव रास्ते में आते थे वहां पर मर्दों को मार काट देते थे, महिलाओं के बलात्कार करके उनको और बच्चों को मंडियों में बेच देते थे। स्टैंडर्ड इनका जिसे आप मोडस ऑपरेंडी कह सकते हैं वो होता था। ये सारी चीजें आप इसमें कहीं भी देखने को मिलेंगी। ये जो गुलाम बनाए जाते थे उसको कैसे महिमा मंडित करते हैं कि कोई एक बच्चा पकड़ लिया जो नाई का बच्चा था, कि उसने फिर नाई को भी उच्च पद पर आसीन कर दिया। ये नहीं बता रहे कि उसका परिवार मारने के बाद, और उसमें भी जो सबसे कि जो लड़की होती थी 8 साल का, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल से ऊपर वालों को मार देते थे, उनको जानबूझकर इम्पोर्टेंट बनाया जाता था कि वो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं, उनको वो बताते थे, फिर उनका पॉइंट किया जाता। ये चीज हमारी हिस्ट्री बुक्स में से गाया था। तीसरा काम ये करते हैं मुगलों वाला। अब मुगलों के बारे में जो महिमा मंडन किया तो अब तक स्कीम पे ले गए हैं, उसमें क्या बता रहे हैं, हम ये भी पढ़ते थे कि धिम्मी जो शब्द है, हम जिम्मी बोलते थे उस समय पे, कि जिम्मी एक लेवल जो जिनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता था, कि जो बस सरवाइव कर सकते हैं उन्हें जिम्मी माना जाता था। उसका महिमा मंडन कैसे किया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 149, मुगलों के बारे में बता रहे हैं। Clearly the situation was complicated in the subcontinent where there were populations that did not subscribe to Islam. It is in this context that the category of the Zimmi, meaning protected, developed for people who followed revered scriptures such as the Jews and Christians and lived under Muslim rulership. They paid a tax called jizya and gained the right to be protected by Muslims. In India, this status was extended to Hindus as well. वाह, दया किया उन्होंने, एहसान किया हुआ उन्होंने कि इतने महान लोग थे कि इनको जिजिया दे के इनको भी उन्होंने वो सम्मान दे दिया। अब जिजिया की जो एक्चुअली इस्लामिक कंसेप्ट है वो कुरान में से निकल के आती है। कुरान का जो चैप्टर 9 है उसकी वर्स नंबर 29 इसके बारे में क्लियरली स्पेसिफाई करती है, फाइट अगेंस्ट सच ऑफ दोज हु हैव बीन गिवन द स्क्रिप्चर्स as believe not in Allah nor the last day and forbid not that which Allah has forbidden by his messenger and follow not the religion of truth until they pay the tribute readily being brought low। जब आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है जो जिजिया दें ताकि उनको जलील किया जा सके। तो जो इतनी घटिया क्वालिटी की जो बातें हैं कि जो बिल्कुल जलील करने के लिए काम किया जाता था, उसकी शब्दावली सिर्फ शब्दों का ही खेल है इन्होंने जो किया हुआ है। It was extended to Hindu। अब बच्चे तो ये चीज समझ नहीं सकते कि इसके पीछे की क्या रिपरकशंस है, लेकिन इस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। एक और चीज है मुस्लिम इन्वेडर्स को ही लेके, टेम्पल डिस्ट्रक्शन का, और जो कि काफी आजकल तो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, खास करके राम मंदिर वाली बात हो गई। और 30,000 तो कहा जाता है कि बड़े बड़े मंदिर डिस्ट्रॉय हुए, छोटे तो अनगिनत डिस्ट्रॉय हुए। उसको एनसीईआरटी की किताबों में किस तरह से जस्टिफाई किया गया है? हाँ, उसको जस्टिफाई किया उन्होंने 7th क्लास की किताब में। उसमें हेडिंग दिया है व्हाई टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड।
और उसमें जो इन्होंने कमाल किया है कि उसके अंदर 4 पैराग्राफ हैं। पहले जो 2 पैराग्राफ हैं वो है कि पांड्यन राजा था, वो श्रीलंका में गया, वहां से उसने बुद्ध की प्रतिमा उठाई, वो ले आया। फिर श्रीलंका वाला राजा यहाँ पे आता है, तो 2 पैराग्राफ इसको डेडिकेट किए हैं। और कमाल की चीज है कि उस एग्जाम्पल टेम्पल डिस्ट्रक्शन का नहीं, वो केवल मूर्ति एक उठा के ले आया, दूसरा उसको वापस ले जाने की बात कर रहा है। उसके बाद एक पैराग्राफ डाला जाता है महमूद गजनवी के बारे में और राजेंद्र चोल के बारे में। उसमें ये बताते हैं कि महमूद गजनवी ने कुछ टेम्पल डिस्ट्रॉय किया जहां पर वेल्थ होती थी, और जो राजेंद्र थे उन्होंने भी कुछ जो मंदिर थे उनको अपवित्र किया। तो इसमें इनके जो है कि एक ना मनोविज्ञान का एक प्रिंसिपल होता है कि एक मैं छोटा बच्चों के साथ खेलता हूँ कि 20 शब्द लिख देता हूँ जो आपस में रिलेटेड, काउ, चेयर, कप, कुछ भी लिख दीजिए आप इस वर्ड, उनको 10 सेकंड दिए जाते हैं कि आप इसको पढ़ लो और फिर आपने जो आपको याद है उनको नोट डाउन कर। उसमें नॉर्मली क्या होता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है कि जो शुरू में आप पढ़ेंगे और जो लास्ट में आप पढ़ेंगे, तो आपका माइंड जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं, और वो आप रिकॉल करते हैं। जो चीज बीच में है तो आप जनरली भूल जाते हैं उसे। एग्जैक्टली वो चीज हमारे 7वीं क्लास के बच्चों के साथ है कि स्टार्टिंग में हिंदू और बौद्धों की बात आ गई, बीच में गजनवी की बात आई और लास्ट में राजेंद्र चोल की बात आती। तो जिसने मंदिर थे उसको बीच में डाल दिया, वो लोगों को माइंड में रजिस्टर नहीं होगा, और ये दोनों चीजें रजिस्टर वाली है। फिर उसके बाद इन्होंने स्पेशली लास्ट में क्वेश्चन पूछा, जो मैं आपको क्वेश्चन वाली ट्रिक बता रहा था। वहाँ पे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि किस तरह से राजेंद्र चोल एक और महमूद गजनवी मध्ययुगीन सभ्यता के परिणाम थे। तो इन्होंने जो इस्लाम का आइकोनोक्लाज्म है उसको मध्य युग की जो टाइम, उस टाइम की क्या बोलते हैं परिवेश में उसको डालने की कोशिश की है। तो अब मैंने जब इनको एनसीईआरटी को हमने पिटीशन भेजी तो हमने इनसे मांगा था कि आपके पास जो भी लिस्ट है इस तरह की कि हमारे देश में जो परंपराओं वाले जितने राजा हुए हैं वो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, उन्होंने जितने भी मंदिर थे आप हमें उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि जो मुसलमानों का क्लास में वो तो डॉक्यूमेंटेड है ही है। तो इन्होंने क्या किया, रिप्लाई भेजा, 200 पेजेस का आंसर था टोटल पिटीशन का, उसमें लगभग 3 पेज इन्होंने इसके बारे में दिए हैं। उन 3 पेजेस में टोटल 6 पैराग्राफ हैं, जिनमें से एक मंदिर डिस्ट्रक्शन का नहीं है, टेम्पल डिस्ट्रक्शन का उनमें से एक नहीं है। वो फिर से वहीं पर एक राजा गया जो चोल राजा था, किसी और राजा के वहां जो दरबान की मूर्ति थी, भगवान की मूर्ति भी नहीं है, वो दरबान की मूर्ति को उठा के लेके आया है और अपने यहाँ दरबान बना दिया, उसको भी आइकोनोक्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि हम 3 पेज भर देंगे, खुला खुला लिखेंगे, 6 पैराग्राफ होंगे तो लोगों को लगेगा बहुत कुछ वहां पे विनाश होगा। तो इसलिए अब आप ये नोटिस कीजिए कि एनसीईआरटी और जेएनयू ये हमारे देश के जो सबसे हम ये बोल सकते हैं कि सबसे नीच प्रवृत्ति वाले जो इतिहासकार थे यहाँ पे रहे। तो अगर वो एक स्टांस नहीं निकाल पाए टेम्पल डिस्ट्रक्शन का हिंदू से, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा, हाँ नहीं हुआ होगा। ये तो मैं ऑलमोस्ट इस पे कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा। तो इस तरह से इन्होंने नैरेटिव बनाया। अब लास्ट प्रश्न जो है, खैर ये डिबेट तो मतलब मैं तो चाहूंगा कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम लोग बातें करते रहें, आगे भी करेंगे। फिलहाल के लिए लास्ट प्रश्न जो है वो ये है कि 6 साल हो गए, इंडिया अपने आप में एक ऐसा विचित्र देश है जहां अभी तक मात्र 2.5 एजुकेशन पॉलिसी आई, 2 आई है 70 साल में, तीसरे का ड्राफ्ट बना है और वो अभी तक नहीं। तो मतलब कहते हैं ना कि ठीक है ये नॉन लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट आई है, या राइट विंग कहना चाहे तो वो है, उन्होंने भी 6 साल क्यों लिया है इस रॉन्ग को राइट करने में, जबकि अगर हम इंस्पिरेशन कहते हैं कि संघ से, नागपुर से चलता है और तमाम तरह के इनके ऊपर आरोप लगते हैं मोदी सरकार पे, बावजूद इसके कि उनकी पूरी आइडियोलॉजी संघ की है कि हम जो भारतीय संस्कृति है एक्चुअल में हम उसको अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे, तो क्यों ये सरकार फेल कर रही है? सरकार के रवैये को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? इसमें अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं जी,
क्योंकि जिस समय हम यहाँ कोर्ट में गए थे, उस समय तो हमें कोई दूर-दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था कि इस तरह की सरकार में चेंज आएगा और कोई हिस्ट्री बुक्स चेंज करेगा। तो हमें लगा था कि हमें लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ेगी। लेकिन फिर इन द मीन सरकार बदल गई, तो हमें लगा कि हो सकता है, जो बात आपने बोली, कि हो सकता है कि हमारे देश की जो परंपराएं हैं उनके प्रति संवेदनशील हैं, तो ये उसको चेंज कर। लेकिन 6 साल में मैंने कोई परिवर्तन नहीं देखा, कुछ नहीं हो रहा है। जो एजुकेशन पॉलिसी की भी जो हम बात करते हैं ना, मैंने पिछले दोनों पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं। पॉलिसी में कहीं कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी पॉलिसी है। प्रॉब्लम है कंटेंट की। इम्प्लीमेंटेशन और जो कंटेंट है वो इतना जहरीला है कि आप उसको चेंज करना, वो चेंज होना चाहिए। लेकिन चेंज तो क्या करना, उल्टा हमारे यहाँ जो मानव संसाधन मंत्री हैं वो गर्व से बोल रहे थे कि हमने तो कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया है। तो ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट बात है हमारे देश के लिए। अब दूसरी ओर आप देखिए ना, जब 2004 के इलेक्शन हुए, मई सरकार बदलती है, जुलाई में 2 महीने के अंदर अंदर कमेटी बन जाती है, और 2006 में किताबें पूरी तैयार होकर बच्चों के स्कूल के बस्ते में जा चुकी है। और पिछले साल में आप देखिए किस तरह का नैरेटिव है समाज तोड़ने वाला। हर रोज करोड़ों बच्चे इसी जहर भरे नैरेटिव को पढ़ रहे हैं। अब मैं कहीं भी सत्ता में होता तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं इसको चेंज करूं, क्योंकि ये मेरे देश को तोड़ने वाला सबसे मेजर घटक है, सबसे मेजर कंपोनेंट है। बिल्कुल। लेकिन ठीक है नीरज जी, हम आगे भी आपसे इतिहास के विषय पे खास करके और आपका जितना इनिशिएटिव है उस पर हम बातें करते रहेंगे, क्योंकि विचारधाराओं की जंग है ये, और उसमें जो है, जो आम जनता होती है, जो हमको या आपको सुनती है अलग अलग जगहों पे, उनके पास लेफ्टिस्ट जब डिबेट करते हैं और वो बोल देंगे फलाने किताब में ये लिखा हुआ इस तरह, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है रिटेलिएट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो हो सकता है कि हमारी आपकी बातचीत इस तरह से अगर चलती रहेगी और इस तरह का जो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है उसको काटने वाले तर्क जब उन तक पहुंचेंगे तो शायद वो ज़्यादा आर्म्ड होंगे, उनके पास कुछ बोलने के लिए होगा। और इसी कारण से मैं आपका बहुत बहुत आभार अपने दर्शकों के बिहाफ पे प्रकट करना चाहूँगा, और चाहूँगा कि आप हमसे आगे भी इन मुद्दों पे और बाकी मुद्दों पे भी जो भी आपकी मुहिम है उसके बारे में हमें बताते रहें और उस पर चर्चा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, आपने मुझे सुना और मुझे मौका दिया आपसे इंटरेक्ट करने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो चाहूंगा कि जितनी ये बात जितनी लोगों तक पहुंचे उतना ही हमारे देश का भला होने वाला है उसमें, और केवल देश का ही नहीं, दुनिया का भला है, इसमें पूरे संसार का भला हो। जी, नमस्कार। जी।